तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हमारे साथ हैं गौरव भट्ट, जिनका चैनल है एनिमे एफएक्स, आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम इन्हीं के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं और जो आपके बहुत सारे कमेंट मुझे आए रहे हुए हैं और वो सब भी इनसे पूछेंगे और आज इन्हीं के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जी थैंक यू किशन जी। आपका भी बहुत आभार है। आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, धन्यवाद। जी जी। हमारे कुछ सवाल है, बेसिक से सवाल है और बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके ज़्यादातर लोगों को सवाल जिनके जवाब पता नहीं है और हम्म। वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब कन्फ्यूजन के अंदर ही रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे उनके डाउट क्लियर करने की कि किस जी तरीके से जी हम बिल्कुल। हमारे यूज़र्स का मतलब डाउट क्लियर कर पाए। जी जी बिल्कुल। तो इन सबसे पहले मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी के बारे में। अभी तक आपने कहाँ से आपको ये एनिमेशन का आइडिया आया और कहाँ से आपने कोर्स किया और अभी तक आपका जो भी करियर वगैरह है और इन सब के बारे जी में आप बताइए। जी मैंने 2009 में एनिमेशन फील्ड में जो एक कोर्स करना स्टार्ट किया था। बेसिकली मुझे आर्ट और पेंटिंग वगैरह बहुत पसंद था। वेस्ट में से बेस्ट जो बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप का मैं क्रिएटिव काम करता रहता था बचपन से। तो इंटरेस्ट था इसी चीज़ों में, बट पापा जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और उनका था कि आपको भी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करो। तो साइंस में जो है उनका प्रीफर था कि वो साइंस में आगे बढ़ो। तो 2009 में ऐसा हुआ कि टेंथ में जो है बहुत ही मतलब उतना रिज़ल्ट के बाद जो है जो मार्क्स आते हैं वो उतने नहीं थे अच्छे। फिर भी जो है साइंस बैकग्राउंड रखा और प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है ट्वेल्थ में जो है साइंस में फ़ेल हो गया था, बट फिर भी पापा ने कहा कि ट्राई करो और एक दो साल ट्राई किया। मेन चीज़ ये थी कि मुझे पढ़ाई में जो इंटरेस्ट आना चाहिए था, ठीक है, वो आ नहीं रहा था। मतलब मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था, फिर भी जो है जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। तभी मन हमारा नहीं लगता है तो वो उसमें सक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। तो 2000 जैसे ही 9 आया, फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ आगे करना है, कि भाई एक्चुअल में मैं किस चीज़ के लिए बना, मुझे क्या करना है, क्या मैं करूँगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए जो है पेंटिंग और आर्ट उस टाइप का मुझे पसंद था। तो फिर मैंने जो है सोचा कि क्या करें। फिर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम में दे रहा था और उसके बाद जो है मैंने एक दिन देखा कि भाई एनिमेशन वीएफएक्स फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उस टाइप का एक प्लेम्पलेट आया था न्यूज़पेपर में, तो सोचा कि इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वहीं से मैंने कोर्स किया 2000 में। तभी इमेज मल्टीमीडिया था राजकोट में, और अहमदाबाद भी मैं गया था इंक्वायरी के लिए। बाकी मुंबई थोड़ा दूर हो जाता है हमारे से, गुजरात में से। तो फिर मैंने राजकोट में ही अपना कोर्स कंप्लीट किया। 2009 में मैंने शुरू किया था और 2010 में ख़त्म किया था कोर्स। जी किशन जी। और अभी आपने मतलब कितने कंपनियों के अंदर आप काम कर चुके हैं? हाँ, कंपनी की बात करूँ 2010 में जैसा मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मेरा सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। ए ग्रेड आया था और उनका जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। और मुझे मुंबई में जो उनका इमेज पर्पल स्टूडियो है वहाँ पे काम करने का मौका मिला था। वहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो है 3D एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स किए थे, जिसमें वो लोग कॉरपोरेट कंपनीज़ के प्रेजेंटेशन, लोगो एनिमेशन, उस टाइप के सारी चीज़ें करने का मौका मिला था। उसके बाद जो है वहाँ पे मुंबई में ही मैं जो है 6 महीने करीबन काम किया। और वहाँ पे 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद जो है दूसरे एक वीएफएक्स स्टूडियो में मिला था जॉब। वहाँ पे जो है रोटो वगैरह करना था। स्टार्टिंग में 1 महीना जो है फ़ोटोशॉप पे उन लोगों ने टचिंग वगैरह करवाया। उसके बाद जो है रोटो का जॉब मिला था। तो मेन चीज़ ये थी कि मुझे वीएफएक्स ज़्यादा पसंद था, बट मेरा जो कोर्स था ना वो पूरा 3D एनिमेशन में वीएफएक्स उतना सिखाया ही नहीं गया था। क्योंकि 2009-10 में इतने सॉफ्टवेयर भी नहीं, एक न्यू सॉफ्टवेयर था, आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर था। इसके बाद धीरे धीरे अभी सॉफ्टवेयर भी बढ़ते गए, सिलाउट है, और फिर बहुत सारे आप तो देख सकते हो कि वीएफएक्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है आफ्टर इफेक्ट मैंने सीखा हुआ था। तो आफ्टर इफेक्ट में रोटो का जो मिला, मेन चीज़ ये थी कि वहाँ पे बॉम्बे में मुझे जो एनवायरनमेंट था, ठीक है, लोगों के साथ काम करना उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मैंने गुजरात में अपने, जब भी हम कंप्यूटर लैब में काम करते एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो सोचा कि चलो गुजरात चल के ट्राई करते। तो 2011 मतलब एक 6 महीने रहा और 2011 में मैं गुजरात आ गया। सूरत में मुझे जॉब मिल गया था। और उस टाइम जो है सूरत में मेरा जॉब लगा कुछ
18,000 सैलरी थी मेरी, और उसमें एज अ 3D आर्टिस्ट लगा था। और वहाँ पे जो है सेफ्टी रिलेटेड एनिमेशन वीडियो बनाते थे। तो वो जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 3D एनिमेशन का, क्योंकि 3ds मैक्स में हम जो है कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे थे बाईपेट एनिमेशन की मदद से। क्योंकि जो है प्रोडक्शन क्या होता है, सेफ्टी में इम्पोर्टेंट होता है, जो भी एजुकेशनल कंटेंट होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो कहने का चीज़ है वो कवर होना चाहिए। एनिमेशन क्वालिटी सेकंड आता है, ठीक है। बट वहाँ पे फास्ट प्रोडक्शन निकालना था तो बाईपेड का यूज़ करते थे, फिर भी एनिमेशन काफ़ी अच्छा कर लेते थे उसमें भी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बाईपेड में हमें रेडीमेड मिल जाती है, बट कुछ चीज़ें तो हमें खुद बनानी पड़ती है। तो जब हम बनाते थे तो कोशिश करते थे अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल पाए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और सूरत में मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे मैं 3 साल एक जगह पे जॉब करी, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वहाँ पे टीम वर्क किया, और वहाँ पे इंक्रीमेंट हुए, और साथ में जो है और सॉफ्टवेयर भी सीखने मिले। वहाँ पे मैंने आफ्टर इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सीखा, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एक कंपोजिटर की। तो मैं 3D का काम भी करता था, और आफ्टर इफेक्ट में जो है उनका कंपोजिटिंग वगैरह करते, क्योंकि सेफ्टी में क्या होता है फायर और स्मोक वगैरह जो है, ब्लास्ट वगैरह जो है उस टाइप के जो है सीन्स क्रिएट करने होते थे हमें। तो वो जो है 3D प्लस आफ्टर इफेक्ट का जो है दोनों का यूज़ करके हम चीज़ें क्रिएट करते थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादातर ई लर्निंग इंडस्ट्री में रहा है। और मैं पहले से जो है जब मैंने सोच लिया कि क्योंकि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको या तो मुंबई या फिर जो भी मेट्रो सिटी है, बड़े सिटी जहाँ पे जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर है, तो वहाँ पे आपको स्टूडियोज़ बड़े बड़े मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो यहाँ पे ये स्टूडियोज़ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे लिए एक ऑप्शन था कि या तो मैं मुंबई, पुणे, बेंगलोर बड़े सिटी में रहूँ और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बढ़ाऊँ, और या फिर जो है गुजरात में आके जो एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में एजुकेशनल कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो वहाँ पे अपना करियर सेटअप करो। और फाइनली मैं डिसाइड कर लिया कि फैमिली के साथ रहना है, तो अगर मैं सूरत रहता हूँ तो राजकोट जाना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था। और मुंबई रहा था तो 6 महीने में करीबन मैं गया ही नहीं था, एक बारी में मिल पाया था अपनी फैमिली से, ठीक है। तो मतलब वो एक चीज़ रहती है डिस्टेंस का। जिन लोगों को जो है फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्या होता है कि हम बचपन से एक साथ रहे होते, अगर आपने पहले से अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, बट मेरे साथ वो दिक्कत हो गई थी। तो ये एक चीज़ है। वो शादी होने के एक, बाद तो नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, वो शादी होने के बाद तो वो और डिफिकल्ट हो गया। सूरत में रह रहा था, और जैसे ही मेरा शादी तय हुआ तो पापा ने बोला कि अभी राजकोट में आ जाओ। अभी राजकोट में तो तभी कुछ 13 की बात है, तो 2013 में मतलब वो मैं ढूंढ रहा था कि भाई राजकोट में भी क्या मिलेगा एनिमेशन का, ठीक है। बट मिल गया मुझे। वहाँ पे एक लर्निंग डिलाइट करके कंपनी थी, वो जो है एजुकेशनल कंटेंट बनाना जस्ट स्टार्ट किया था उन लोगों ने। और उनको जो है फ्लैश प्रोग्रामिंग चाहिए था, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक पूरा जो है ना एडोब फ्लैश में बना रहे थे 2D एनिमेशन का यूज़ करके। तो उसी टाइम इंटरव्यू में जो है एज अ कोडर के रूप में मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देना था। मैंने सोचा जो भी है अभी इंटरव्यू देते हैं, गुजरात सॉरी सूरत से राजकोट में जाना है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं पर तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो 4-5 जगह पे गया, और यहाँ पर भी एज अ कोडर भी इंटरव्यू दे दिया फ्लैश में, क्योंकि मैंने फ्लैश को एक्सप्लोर किया था। और जो बेसिक उनका कोडिंग होता है, प्ले, पोज, नेक्स्ट फ्रेम, वो जो छोटा आप वेब पेज बना सकते हो फ्लैश की मदद से, क्योंकि तभी जो फ्लैश बेस्ड वेबसाइट भी बनती थी, ठीक है। तो वो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने एक अपना पोर्टफोलियो पूरा फ्लैश में बनाया था। तो यहाँ पे कुछ मैं अपने जो पोर्टफोलियो के वीडियोज़ है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे। वो स्क्रीन यहाँ पे आपको स्लो शो करेंगे। जी। इस टाइप का जो है मैंने पूरा फ्लैश में बनाया था। तो ये चीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस मुझे काम लग गया यहाँ पे मैंने जैसे इंटरव्यू दिया। तो बाकी जो है मेरा जो जॉब प्रोफाइल था और जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे मैंने बताया, तो उन लोगों को लगा कि ये बंदा जो है 3D और कंपोजिटिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा था। तो कोडिंग का काम उतना नहीं रहता था, फिर था जो है एनिमेशन का पूरा कंटेंट बनाना। तो फिर जो है वहाँ पे एज अ टीम लीडर वहाँ पे मुझे रखा गया, और मैं जो है अपनी टीम को लीड करके जो जो भी कंटेंट डेवलप करना होता था 2D का या 3D का, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं वो टीम के साथ डिस्कस करता था, और हम मिलकर पूरा एनिमेशन बनाते थे। तो तभी का टाइम जो है हम एडोब फ्लैश यूज़ करते थे और 3ds मैक्स यूज़ करते थे। धीरे धीरे जो है हम ब्लेंडर की ओर आगे बढ़े हैं।
तो ये मेरा पूरा एक जर्नी है, और ये कंटेंट में जो है मैं करीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ, और एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी 3D एनिमेशन में मैंने बनाया हुआ है। तो ये मेरा एक जर्नी है ये अच्छा है। और एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री का जी। एजुकेशन वाला जो कंटेंट है वो आगे और तेज़ी से बढ़ने वाला है, और मोशन ग्राफिक्स एकदम और एकदम हाँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री को ले लो, उनको अपना कंटेंट जो है अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो भी चीज़ है सबको वीडियो फॉर्म में चाहिए, ठीक है। एजुकेशन से लेके फिर अभी तो बिजनेस के जो भी एजुकेशनल कंटेंट है वो भी एनिमेशन के थ्रू लोग एक्सप्लेन करें। मेन चीज़ ये है कि जो देखने वाला है वो इजीली कन्विंस हो जाए, समझ पाए, और उनके माइंड में वो चीज़ मतलब कि वो अट्रैक्ट करे चीज़ों को, ठीक है। तो वो एनिमेशन के मदद से पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है एनिमेशन का यूज़ एजुकेशन कंटेंट में जो है काफ़ी बढ़ गया है अभी के टाइम में, और लोग जो है इसको बहुत पसंद कर रहे हैं हाँ, अभी जो ये चीज़ जो भी सीखेंगे नए लोग, आफ्टर इफेक्ट जी। और मोशन ग्राफिक्स या जी फिर 3D मोशन ग्राफिक्स, उनका स्कोप और भी ज़्यादा रहने वाला है आगे के टाइम पे। जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना सिंपल उनको बनाना है कि मतलब इसका स्कोप बढ़ने वाला है। अगर किसी को और कुछ नहीं सूझ रहा है तो वो इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मैंने बताया ना कि हर एक को फिल्म इंडस्ट्री में जाना ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सिटी में आजू बाजू में कुछ करना चाहते हो, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। इसके लिए जैसे कि ये मोशन ग्राफिक का हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन का हो गया, फिर आप ढूंढोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अपने आजू बाजू में। तो ऐसा मत समझो कि भाई बड़े सिटी में जाके कुछ हो सकता है। और मेरा जो रियल एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी मेरा इंक्रीमेंट और जो भी मेरा सेविंग्स हुई ना, ठीक है, तो उसमें मेन रोल यही था कि मैं अपने घर पे रह के जब काम कर रहा था ना, तो मेरे जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो गए, ठीक है। अगर मैं मुंबई में रहता 3 साल, ठीक है, मैंने 3 साल गुजरात में ही निकाले। अपने कोर्स के बाद 6 महीने में मुंबई रहा था। अभी मैं जब 6 महीने का कैलकुलेशन कर रहा था अपने खर्च के साथ, और जब मैंने दूसरे 6 महीने गुजरात में ही जॉब करी, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो पैसा बच रहा था वो गुजरात में आने के बाद बच रहा था। मेन रीज़न यही है कि आपके एक्सपेंस कम हो जाते हैं, आपको काम करने में मज़ा आता है। तो आप वैसे भी आप हम जब भी अपना काम जहाँ पे हम फेमिलियर होते हैं रहने के, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। और इम्पोर्टेंट यही है कि जितना आप कमा रहे हो उसमें कितना बचा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है जी। हाँ, और ये भी वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आया है, वो भी अच्छा है। जी वर्क फ्रॉम होम से दो बेनिफिट है, और एक थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। एक बेनिफिट है कि आपको आने जाने का खर्चा बच जाता है, आप घर पे ही बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप का माइंड जो है एकदम क्लियर रहता है। जॉब में क्या होता है कि कभी कभी थकान हो जाती है आने जाने में वगैरह में, ठीक है। थोड़े फ्रेश होके घर पे काम कर सकते हो, थोड़ा अगर लगा कि थोड़ा अभी घूमना है तो इधर उधर जा सकते हो। और ये प्लस के साथ माइनस पॉइंट भी है। अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो काम उतना निकलता नहीं है। तो दोनों चीज़ बैलेंस करके काम करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम भी बेस्ट ही है अभी के टाइम जी। हाँ, पर इसका सिर्फ एक छोटा सा नुकसान है कि अगर टीम के साथ काम करते हो तो हमारा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। टीम के साथ करने का यार मज़ा मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यार 1.5 साल हो गया अभी भी हमारा जो ऑफिस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। वो यार बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि बाजू एक हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और कम्युनिकेशन रहता है वो इजी हो जाता है सबसे पहले तो। और मेरे लिए ख़ास डिफ़िकल्ट ये होता है क्योंकि मैं वहाँ पे टीम लीडर हूँ, और मुझे करीबन 8 लोगों को जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिव्यू करते रहना पड़ता है कंटिन्यूस। अभी क्या होता है, रिव्यू अगर मैं ऑफिस में होता हूँ तो इंस्टेंट है, बाजू में बैठा और देख लिया उसकी स्क्रीन के ऊपर, और उसने क्या इंप्रूव करना है उसको मैं बता देता हूँ। तो इजीली यहाँ पे क्या होता है, फाइल को मैं डाउनलोड करूँ, देखूँ, फिर उसको फिर कॉल करूँ, या वो कहीं इधर उधर है तो बाद में बात करते हैं। तो ये सही है। सब थोड़ा कम्युनिकेशन प्लस के साथ माइनस भी होता है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम में टीम लीड जो टीम में काम करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा भी डिफ़िकल्ट भी है जी। नए लोगों के लिए अच्छा है कि उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कम से कम एक बार छोटी कंपनी भी एक बार उनको ले ले तो जी कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। एक्सपीरियंस का टेक तो लगे, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां वो तो पहले ही बोल देती है कि हमको एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। तो जी जी उन बिल्कुल लोगों नए बिल्कुल। लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनको घर बैठे ही मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ अभी के टाइम जो है काफ़ी लोग नए लोगों को हायर किया जा रहा है।
तो इनमें जो लोग नए हैं वो ज़रूर अभी के टाइम वर्क फ्रॉम होम में जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैंने कमेंट किया था, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने है और मैं एनिमेशन हम्म। सीखना चाहता हूँ। जी जी। तो मैंने उसको कमेंट करके बताया था कि अगर आप दिन के 10 घंटे सिर्फ एनिमेशन को देते हो हम्म। तो आप इतना एनिमेशन सीख जाओगे कि आपको जॉब मिल सकती है आराम से। तो उसके बारे में आपके क्या थॉट है? और उसके ऊपर कुछ बंदों ने ये ऐसा बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या मतलब 6-10 घंटे कोई लगातार 6 महीने सीख रहा था, क्या उसको इतना जॉब मिलने लायक नहीं बन सकता वो? 100% बन सकते हैं। देखो एनिमेशन इंडस्ट्री जो जो भी हमारे ये प्रैक्टिकल फील्ड है, पूरा एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिज़ाइन या आप मोशन ग्राफिक कुछ भी ले लो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि मैंने जब 2009 में कोर्स स्टार्ट किया और इलस्ट्रेटर स्टार्टिंग में जो है कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर सिखाया गया, फोटोशॉप सिखाया गया। मेन चीज़ ये थी कि फोटोशॉप तो मुझे पहले भी आता था क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है फोटोग्राफी वगैरह का। तो हम्म। मेन चीज़ ये हो रही थी कि इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है वो टूल्स वगैरह वो समझाते थे, बेसिक क्लियर हो जाता है। मेन प्रैक्टिकल चीज़ तभी हमें सीखने मिलती है जब आप कोई एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे वो चीज़ पता थी पहले से और थोड़ा फोटोशॉप से क्या मैं समझ गया था कि भाई इस तरह से तो काम नहीं बनेगा उतना। तो मैंने शुरू में ही जो है 3ds मैक्स सीखना स्टार्ट कर दिया था जैसे ही मेरा इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइन ख़त्म हुआ, और ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट टाइम जॉब भी मैंने शुरू कर दिया था। मेन चीज़ यही थी, फोकस यही था कि लाइव जो हो रहा है प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम करें। वही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जो भी मैं जानता हूँ उसको मैं कैसे आउटपुट निकालूँ उस चीज़ का। तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब करता रहा ग्राफिक डिज़ाइन का, और साथ में जो 3ds मैक्स पहले से शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे ये चीज़ तो पता थी कि जितने ग्राफिक से टूल्स वगैरह है उससे काफ़ी ज़्यादा टूल्स और टेक्निक्स होगी 3D के लिए जो हमें सीखनी रिक्वायर होगी 3D में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर लेवल वाइज देखें ना सॉफ्टवेयर में, तो ग्राफिक्स एनिमेशन और वीएफएक्स के वो सबसे ज़्यादा अगर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ये एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, सीखने के बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, सब इजी हो जाता है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर वाइज देखें ना तो 3D सॉफ्टवेयर एक हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको टाइम देना पड़ता है। 6 मंथ इनफ है, और मतलब 6 मंथ 6 मंथ में इनफ मतलब तो नहीं उनको पूरा बोलेगा। सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है, हाँ सिर्फ एनिमेशन वाला पार्ट ही सीखना है। हाँ, 6 मंथ रिक्वायर है, ठीक है। इनफ नहीं है, रिक्वायर है, इतना तो देना पड़ेगा। बाकी तो जो है लाइव आप जितना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे ना उतना जल्दी सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हाँ। जैसे ही मेरा 3ds में स्टार्ट होने वाला था तब तक मैं करीबन 50% जितना 3ds में सीख चुका था। और उसी के टाइम जो है मैंने सुबह जो है एक इंस्टीट्यूट में 3ds मैक्स पढ़ाने जाता था, और शाम को जो है मेरा नया क्लास रहता था 3ds मैक्स का। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप जो सीख रहे हो उसको आउटपुट में जल्द से जल्द लाओ, ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिकली वो करने लगते हैं ना तो आसानी से याद रह जाता है चीज़ें हमें। लोग क्या करते हैं कि सीखते रहते बनाते फाइल, और कई मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे पूछते हैं कि भाई सोरिल कैसे बनाए, ये कैसे करे। बात अच्छी है बट आप बनाना स्टार्ट करो, इतना सोचो मत कि कैसे बनाए कैसे बनाए। आप कुछ बनाओगे मुझे भेजो, मैं रिव्यू करता हूँ। तो ये एक प्रैक्टिकल थिंग हो गया, ठीक है। कि आपने जो बनाया है उसको मैं सजेशन दे सकता हूँ, बट अगर आपने कुछ बनाया ही नहीं और आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं सोरिल में क्या बनाऊँ, अभी क्या बनाऊँ, तो आपको ही सोचना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में जितना जल्दी कन्वर्ट हो गए उतना मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ये इम्पोर्टेंट है हमारे ये पूरे क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए। ठीक। और एक डाउट भी रहता है, कई हम्म। लोगों का ऐसा है कि जैसा मेरा था, मैंने वीएफएक्स का कोर्स किया था। मेरा ठीक। पूरा न्यूक और सीलाउट वगैरह इसी टाइप के सॉफ्टवेयर थे। एक 3ds हम्म। मैक्स था, और क्योंकि मैंने वो एक फ़िल्म बनाई थी इसके लिए मेरा 3D में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। बाकी जी पहला जी। मेरा न्यूक में इसमें काम करने का मेरा मन था, पर जैसे ही मैंने टेक्सचरिंग किया मुझे टेक्सचरिंग का बहुत अच्छा लगा। और फिर हम्म। टेक्सचरिंग के साथ मुझे एफएक्स का भी, मेरा क्योंकि मेरा फ्रेंड एफएक्स कर रहा था तो मुझे उसका भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो कुछ बिल्कुल टाइम तक बिल्कुल। मैं भी डाउट के अंदर रहा कि अभी मैं एफएक्स करूँगा, एफएक्स करूँगा, एफएक्स करूँगा। जी फिर जी जी। लगा कि एफएक्स के अंदर तो बहुत सारा फिजिक्स सीखने की ज़रूरत है। तो हम्म। फिर मैंने उसको भी टाला और फिर मैंने टेक्सचरिंग के ऊपर ही ध्यान दिया। तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया कि एक तो मैंने वीएफएक्स के ऊपर ध्यान दिया था, फिर हम्म। एफएक्स के ऊपर दिया, फिर टेक्सचरिंग के ऊपर ध्यान दिया। एंड में मुझे करना वापस टेक्सचरिंग ही पड़ा। हम्म। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि इस तरीके के डाउट को मतलब आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर करते हैं मेरे चैनल के ऊपर भी, और हमने पूरा एक डेडिकेटेड इस टॉपिक के ऊपर ई बुक बनाया हुआ है करियर गाइडलाइन के ऊपर, उसमें भी हमने डिस्क्राइब किया है। देखो, जब भी आपको कुछ पता नहीं होता है क्या करना है लाइफ में, ठीक है, मतलब जो भी आप सीख रहे हो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तब तक आप जज नहीं कर सकते हो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है।
तो एक बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई सब्जी परोसी जाए और आप सोचोगे कि मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो एकदम जो है इनप्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। उसको टेस्ट करो, आप देखो आपको खट्टा मीठा कौन सा पसंद है, ठीक है, उससे फिर तीन चार सब्जी इसमें ट्राई करो। मतलब कि आप मॉडलिंग ट्राई करो, टेक्सचरिंग। पूरा कोर्स इसलिए जो है 3 साल का इंस्टीट्यूट में कोर्स रहता है, जिसमें आपको एक्सप्लोर करना होता है अपने आप को कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। जॉब में आपको ये सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करना होता है। कोई एक सॉफ्टवेयर के ऊपर एक पोस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है किशन जी, आपको टेक्सचरिंग में इंटरेस्ट आ गया और आपने टेक्सचरिंग सिलेक्ट कर लिया और आप उसमें एडवांस लेवल तक अब सीख रहे हो और काम भी करने लगे हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने भी खुद ने जाना कि भाई दो चीज़ें, कि मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले वीएफएक्स में था। वीएफएक्स के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2009 में उतना जो है करियर गाइडेंस के ऊपर कोई वीडियोस नहीं थे यूट्यूब पे, ना ही कोई राजकोट में मैं करीबन मैंने ढूंढा ना, तो जब जो बेंच स्टार्ट हो रही थी उसमें 4-5 लोग थे पूरे राजकोट से। तो वो हमारा फर्स्ट ही बेंच था राजकोट का। तो किससे पूछे, मतलब उन लोगों को पूछूं, उनका भी जो है ये होता है कि भाई हमें भी पता नहीं है, जस्ट अभी कुछ करना था तो चलो ये एनिमेशन वीएफएक्स ट्राई करते हैं। उस तरह से भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे थे मेरे साथ जो लोग थे। बट मेरा तो ऐसा नहीं था, बट मुझे पता था मुझे वीएफएक्स करना है। बट कोर्स था पूरा 3D एनिमेशन का, पूरा कोर्स कर लिया। फिर बाद में जो है पता चला कि यार वीएफएक्स के लिए तो जो है न्यूक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो न्यूक सॉफ्टवेयर मेरे कोर्स में ही नहीं था। तो ये चीज़ जो है देखो, अभी तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। हम लोग इस टाइप के वीडियोस भी बना रहे हैं। मैंने पूरा चैनल करियर गाइडलाइन के ऊपर काफ़ी लाइव वीडियोस करता रहता हूँ, अवेयरनेस लोगों को पता चले कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक ये था कैसे पता चले कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ो। तो आपको ट्राई करना होगा और फिर आपका जिसमें मन लग जाए। जैसे कि मेरा मन वीएफएक्स में था, बट चीज़ ऐसी हुई कि मैं जब प्रैक्टिकल किया तो 3D में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, और 3D में मुझे लगा कि मैं 3D में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है 3ds मैक्स फिर ब्लेंडर भी सीखा मैंने आगे जाके। माया की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट माया बेसिक मैंने सीखा हुआ है। मैंने जहाँ जहाँ भी जॉब करी वहाँ पे ज़्यादातर 3ds मैक्स और ब्लेंडर यूज़ हो रहा था, तो उसमें मेरे अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप करी। तो ये चीज़ भी होती है कि रिक्वायरमेंट की देखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लस में किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। ये दोनों चीज़ें जब मिलेगी तब जाके जो है आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और वो फिर आपको ग्रोथ ही देगा अपने फ्यूचर में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कैसे आपको अपना जो है सिलेक्ट करना चाहिए नीश या फिर आपका इंटरेस्ट। तो वो प्रैक्टिकल आपको करने से ही पता चलेगा जी। कई लोगों को लगता है कि एनिमेशन एकदम अलग चीज़ है और वीएफएक्स अलग चीज़ है। पर जब मैं भी आया था शुरू शुरू में, तो मुझे भी यही डाउट था कि मुझे वीएफएक्स ही हम्म, करना है, क्योंकि वीएफएक्स का नाम चारों तरफ मतलब छाया हुआ है। जी कोई जी न्यूज़ चैनल बिल्कुल किसी बिल्कुल। फिल्म के बारे में बात करता है तो वीएफएक्स वीएफएक्स करता है, भले उसके अंदर एनिमेशन है, पर नाम जी उसका बिल्कुल। वीएफएक्स ही लगता है, तो सबको यही लगता है कि हाँ हम वीएफएक्स करें। हाँ जब हाँ जी टेक्सचरिंग किया बिल्कुल। मैंने और फिल्म के अंदर काम किया, तब मुझे पता चला कि ये तो वही है। मतलब हम्म, यही चीज़ उसी के लिए यूज़ हो रही है, टेक्सचरिंग भी उस 3D मॉडल के लिए यूज़ हो रही है, वही 3D मॉडल उसके अंदर फिर बन के तैयार हो रहा है। तो ये सब वीएफएक्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग एकदम एनिमेशन फिल्म तो अगर अलग ही बनाने चाहे तो वो है, बाकी मिक्स तो सब कुछ रहता ही है और अपने को तो काम करना है। जी जी। वीएफएक्स का पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन है जहाँ पे सीजीआई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपका 3D का जो भी स्किल है वो वहाँ पे यूज़ में आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि वीएफएक्स में जो है ऐसा नहीं कि कुछ लोग समझते हैं सिर्फ कंपोजिटिंग ही आता है, ठीक है। वीएफएक्स शॉर्ट में मैं बताता हूँ लोगों के कि भाई मैं वीएफएक्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे। मैं तो वो बोलता हूँ कि वीएफएक्स के लिए वैसे तो आपको जो है 3D भी सीखना पड़ेगा, और कंपोजिटिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वो भी सीखने पड़ेगा, अगर आपको एक पूरे प्रोडक्शन पाइपलाइन में अच्छे से कहीं पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि जिन बंदे को थोड़ा बहुत 3D का भी नॉलेज होता है, साथ में कंपोजिटिंग भी अच्छा कर लेते हैं ना, तो उनको जो है लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं लोग, जो स्टूडियो वाले हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होता है 3D का भी, ठीक है। तो इसीलिए अभी इंस्टीट्यूट से ही वो पहले से सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि वहाँ पे 3D और वीएफएक्स कोई ना कोई 3D सॉफ्टवेयर को आपको सिखाएगी साथ में, अगर वीएफएक्स का भी कोर्स करोगे ना। बट 2009 में ऐसा नहीं था। हमने जब कोर्स किया तभी जो है सब अभी डेवलप हो रहा था इंडस्ट्री पूरा। और एरेना में एक थे, बट वो मुंबई और बेंगलोर वहाँ थे। राजकोट में जस्ट खुला था और मुझे वहाँ पे उतना जमा नहीं, मतलब उनका फ़ी स्ट्रक्चर एक तो ज़्यादा था, और उन लोगों का कोर्स का कुछ क्लियर नहीं बता रहे थे कितने सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं कुछ, तो वो सब था उस टाइम जी। यह तो अभी भी है, कई सॉफ्टवेयर तो नाम के लिए डाल तो देते हैं,
पर हम्म। पढ़ाते नहीं या फिर उनको टाल देते हैं। उनके पास कई बार हाँ। टीचर्स के साथ भी ऐसे, जैसे मेरे कोर्स के अंदर था हुडिनी, तो हम्म। मुझे सुन के अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसका शोरील वगैरह देखा हुडिनी का, और मुझे अच्छा लगा। पर जो मेन जो क्लासेस चली हमारी, सिर्फ 10 क्लास के अंदर हम्म। हुडिनी ख़त्म कर दिया। जी और जी। जो बंदा सिखाने के लिए आया, उसने खुद ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर 6 महीने के कम के अंदर तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है। मतलब कम से कम हम्म। 6 महीने तो इसको देने ही चाहिए, वो भी कम से कम बोला हो। तो कम से जी कम, जी। और इंस्टीट्यूट वालों ने उसको, जबकि पैसा पूरा लिया उसको, पूरा सॉफ्टवेयर हम्म। सिखाने का, और उन्हें सिर्फ दस हम्म। क्लास के अंदर उसको पूरा ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि इंडस्ट्री में नए नए सॉफ्टवेयर आते जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट वाला का भी, इंस्टीट्यूट में जो लोग होते हैं उनका भी जो है एक चीज़ जो बढ़ जाता है कि भाई ये भी अभी हमें कवर करना पड़ेगा मार्केट में, अगर रिक्वायरमेंट है तो। इसलिए डाल तो देते हैं, बट टाइम लगता है उसके अच्छे ट्यूटर मिलने और उस टाइम से शेड्यूल करना सब। हाँ, और और एक इंडिया चीज़ में ये भी है कि, हुडीनी, इंडिया में हुडीनी आई थिंक जो 2-3 साल में ही यूज़ होना ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। पहले तो माया पे ही लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर का ऐसा है कि वो लोग अभी भी मेरे हिसाब से पुरानी टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले जो था, 4 साल 5 साल पहले जो चीज़ सिखानी चाहिए थी, आज के टाइम हम्म। पे उन चीज़ों की कमी है। जैसे मेरे कोर्स के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, टेक्सचरिंग की सिर्फ 4 क्लासेस है, तो वो भी 3ds मैक्स के अंदर थोड़ा ब्लेंडिंग करके दिखाया हमको, और हम्म। उस चीज़ को वैसे ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब ज़्यादा फोकस नहीं किया कि इस चीज़ के ऊपर कितना करना है। वो अभी वो बनाए हैं पर उतना प्रोफेशनल नहीं है इंस्टीट्यूट के हम्म। अंदर। तो जी लोग जो ऑनलाइन सीखे, मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार पता कर ले कि क्या करना है, और मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। देखो, यहाँ पे अभी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गैप जो है ना वो यही है कि जो अच्छे स्टूडियो है उनको चाहिए एक्सपर्ट लोग, ठीक है। और इंस्टीट्यूट से जो लोग निकलते हैं वो एकदम बिगनर लेवल के होते हैं, ठीक है। तो बिगनर्स को जो है एक तो स्टार्टिंग में जॉब मिलने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ उनको बेसिक ही आती है। मान लो 3D है, या फिर VFX है, या फिर कंपोजिटिंग है, या फिर 2D एनिमेशन कर रहे हैं, या स्कल्पटिंग कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में वो बेसिक ही, और इंस्टीट्यूट से बेसिक ही सिखाया जा रहा है। तो अच्छे स्टूडियो में जॉब मिलना डिफ़िकल्ट हो गया काम, और कहीं और जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मिक्सअप रहता है काम, वहाँ पर भी जो है अच्छे से सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका स्किल अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छे कंपनी में काम नहीं मिलेगा। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अ, जो मैं बॉम्बे में काम कर रहा था ना, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहता था। कभी फोटोशॉप का काम करवा रहे, कभी आफ्टर इफेक्ट का करवाए, कभी 3D का भी दे दे रहे। तो करना तो अच्छा है, उसमें कोई कहानी, हमारा जो भी है हमें आता भी है, बट वो चीज़ होगी फिर वो एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएगी। और आपको अगर ड्रीम है आपका कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करना है, तो वो चीज़ के लिए आपको एक एक्सपर्ट बनना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सपर्टाइज आपको ऑनलाइन से बहुत ही इजीली मिल सकती है, क्योंकि अभी क्या है कि इंडस्ट्री में इतने धक्के खाने के बाद हम खुद आर्टिस्ट ही हम समझ चुके हैं कि भाई हमें खुद को तो इम्प्रूव होना है, और जो लोग नहीं आ रहे, ठीक है, उनको भी अगर इम्प्रूव होना है तो हम कुछ गिव अप करते। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अच्छे अच्छे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जो जिन्होंने लाखों रुपए दे के वो चीज़ सीखी है, ठीक है। तो वो दे रहे उनका, वो इसलिए इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो दे रहे हैं क्योंकि हम सब इसलिए वो टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ने फेस किया है कि ये चीज़ मिसिंग हो गई थी हमारी कोर्स में, जो हमने एक्सपीरियंस से सीखी या फिर कहीं और से सीखी, ऑनलाइन सीखी। तो हमें भी जो है अपनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए जो यूट्यूब पे काफ़ी सारी हिंदी चैनल्स अभी चल रही है, एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिज़ाइन की, जिसमें आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में सिखाई जा रही है। और साथ में अगर आपको कोई पेड कोर्स मिलता है हिंदी में, तो आई थिंक जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने खुद ने अपने पेड कोर्स स्टार्ट इसलिए किए कि मुझे मिसिंग लग रहा था वो पार्ट कि अगर आप जो है कोई 3D सॉफ्टवेयर सीख रहे हो और इंस्टीट्यूट से वो कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है एक बिगनर लेवल का ही सिखाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, पूरा पैकेज बनाएंगे, 15 12 15 8 10 सॉफ्टवेयर, जो भी आपका वो पैकेज होगा उसके हिसाब से, और सबका जो है बेसिक आपको सिखा देंगे। मतलब कि आपको जो वो बेसिक है, ठीक है, आप खुद स्टार्ट करोगे ना यूट्यूब से सीखना, तो 3 लाख 4 लाख रुपए अगर आप पे नहीं करोगे ना, फिर भी आप वो उतना तो सीख ही जाओगे, ठीक है। तो बात रही कि इतना पे करने के बाद भी उतना ही हमें सीखना है, तो क्यों ना यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोर्सेज से अपने पैसे बचा के और टाइम बचा के क्यों ना ये चीज़ सीखी ना जाए। अभी ये है इसमें कि, एक चीज़, हाँ, एक चीज़ रहती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि यूट्यूब पूरा एक दरिया है, ठीक है। उसमें से आपको
कहाँ पे पहुंचना है वो खुद को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो है पेड कोर्सेज आपको बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, और वो स्ट्रक्चर में अगर आप चलते हो तो आपको जो है एक अच्छा आर्टिस्ट जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया है उसका फुलफिलमेंट अच्छे से मिलता है। जी किशन जी। एक मिथ है सबके दिमाग के हम्म। सबके दिमाग के अंदर कि अगर हम इंस्टीट्यूट से करेंगे तो वो हमारी जॉब लगा देंगे और जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी बहुत सारी कंपनी के अंदर मैंने अप्लाई किया था। हम्म। एक ने भी मतलब 5-6 लोगों का मतलब वापस मुझे रिप्लाई आया था। तो जी उन्होंने जी। मैंने 4-5 5-6 जगह मैंने अप्लाई किया और मुझे जहाँ से भी आया उन्होंने सिर्फ हम्म। मुझे ये कहा कि आप टेस्ट दीजिए, हम्म। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के अंदर पास हो गया फिर आगे का फाइनल बात हुआ। तो ओके। जो है तो वो सब वही पूछते हैं। इंस्टीट्यूट का मुझे एक ने भी नहीं पूछा कि आप किस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़े हुए हैं, ना मैंने उनको बताया कि मैं इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। बस मैंने मेरी शोरील दिखाई, उनको उनके मतलब की लगी, और जो भी जहाँ पे ऑफ़र मुझे ठीक लगा तो मेरा यहाँ पे टेक्निकलर में तो एक्सेप्ट कर लिया, बाकी का मुझे नहीं लगा फिर मैंने उनको मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पूछा मुझे किसी ने भी नहीं कि इंस्टीट्यूट से क्या है, आपके पास कौन सी डिग्री है। और डिग्री का काफ़ी ज़्यादा दिमाग के अंदर भरा हुआ है हमारे लोगों के अंदर। पूरा हमारा जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल फील्ड है, तो यहाँ पे ना ही आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ना ही आपने कहाँ से इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में सीख रहे हो या फिर काम कर रहे हो। आपने अगर बोला है कि मैंने जस्ट कोर्स खत्म किया है, तो वो पूछेंगे कि कितने साल का किया, 1 साल 2 साल, तो उनको बेसिक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपने क्या सीखा है, कितने टाइम सीखा है। तो बेसिक क्वेश्चन यही रहता है इंटरव्यू में। उनको जो है मेन प्रैक्टिकल टेस्ट से आपका काम देखना होता है। एक तो सोरिल देखेंगे, सोरिल से उनको थोड़ा ब्रीफ आ जाएगा कि भाई ये लेवल का काम कर सकता है, और ये सोरिल आपने जो दी है ठीक है, सिर्फ उतना ही कर सकते हो या फिर कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके लिए जो आपकी एक प्रैक्टिकल टेस्ट ली जाती है, उसमें वो देख लेते हैं कि जो आउटपुट आपने दिया उस टाइप का क्वालिटी कंटिन्यू दे सकते हो या नहीं, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो है प्रैक्टिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओ उसके ऊपर आपका जॉब डिपेंडेंट रहता है। इंस्टीट्यूट से जो है रेफरेंस मिल जाता है। रेफरेंस क्या मिलता है कि यहाँ पे अभी इंटरव्यू आप देने जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका जो है काफ़ी से मैंने तो अपना जो ब्लॉग बनाया है ठीक है, वहाँ पे काफ़ी स्टूडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। तो उनके अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबमिट करोगे कैरियर, उनका जो है कैरियर कैरियर वाला जो टैब होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बताया होता है कि इतने तो बंदों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा दिमाग में है कि इंस्टीट्यूट से ही जॉब लग सकता है तो वो गलत है। हाँ ये है कि इंस्टीट्यूट के क्या कि वो लोग का जो है टारगेट होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम जॉब पे लगा दें, क्योंकि प्लेसमेंट का वो जो एक सर्टिफिकेट देते हैं और फेसबुक पे लगाते हैं कि भाई इतने लोगों को हमने जॉब दे दिया। मतलब वो तो मार्केटिंग का तरीका है, वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेन चीज़ हाँ। ये है कि ऐसे ही जॉब मिलते ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। अगर आप इंस्टीट्यूट से भी नहीं होगे ना, आपका काम अच्छा होगा और आप कंटिन्यू जो है अलग अलग जगह पे ट्राई करोगे इंटरव्यू देने की, तो आपका काम अच्छा होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट अच्छे से पास करते हो तो ज़रूर इंटरव्यू में जॉब लग जाएगा आपका इंटरव्यू के बाद। वही मैंने, और टेक्निकल टेस्ट पास कैसे करना है उसका मैंने कल ही पूरा 5 मिनट का वीडियो बनाया, बहुत सारे जी पॉइंट जी। मैंने कवर किया। तो जो जी लोग बहुत देख रहे बढ़िया हो। था वीडियो, मैंने देखा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपने बताई उसमें। हाँ, वो तो शोरिल का था। अभी मैंने कल टेक्निकल टेस्ट का भी मैंने एक रिकॉर्ड किया है, ओके। और उसके अंदर भी टेक्निकल टेस्ट को पास कैसे करना है तो उसका मैंने बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेक्निकल टेस्ट में ज़्यादा अटक जाते हैं, इंटरव्यू हम्म। तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इंटरव्यू और अपने रिज्यूम के बीच में वो गैप रहता है। जी जी। हमने शोरिल भेजा अपना, उनको भेजा, और उससे पहले ही वो इंटरव्यू करने से पहले, क्योंकि इंटरव्यू उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट का आता है, उनको तो टाइम नहीं रहता है, हम्म। तो वो फिल्टर मारने के लिए एक टेक्निकल टेस्ट बीच के अंदर डाल देते हैं, ताकि जो भी हो फिल्टर हो जाए बंदा। सही है। जिनको नहीं आता है उनको पहले बार, और जिनको आता है उनको अंदर ले ले। तो इसके ऊपर मैंने बताया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको जॉब चाहिए। हम्म। तो ज़्यादातर लोग इस टेक्निकल टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी। सही और बात है। एक आपने फ्रीलांस का काम भी काफ़ी किया हुआ है, आपने अपने चैनल के ऊपर भी बताया है। जी जी। जी। तो चलो। इसके अंदर फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं वो आप बताइए। जी। मेन चीज़ ये है कि फ्रीलांस क्या होता है कि जो भी आपकी स्किल है और आप कुछ क्रिएट करके दे सकते हो, तो उसका अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो उसका जो है आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। मतलब कि जो भी छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो आपको कंप्लीट करके देना है, उसका आपको पैसा मिलेगा।
क्यों करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को जो है स्टार्टिंग में अगर फ्रीलांस करते हैं ना तो उसका जो है स्किल लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्स के दौरान ही जो है मैंने एक पूरा एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था ईटीवी गुजराती के लिए, और एक वो सीमेंट कंपनी थी, मेजर सीमेंट उनका नाम था, वो ब्रांड का। और उन लोगों के लिए मैंने अपना एक 3D एनिमेशन बनाया था, उसमें 3D एस्पेक्ट्स में बनाया था। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला वो चीज़ बनाने के बाद, ठीक है। एक्सपीरियंस ये मिला कि हमारे दिमाग में जो होता है उसको एक तो पहले बाहर क्रिएटिव करके बाहर लाना, प्लस में जो है क्लाइंट का जो है विज़न जो है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो विजुअली फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कैमरा एंगल्स में जो है मैंने अलग अलग दिए हुए थे, तो उनको कुछ पसंद आए कुछ नहीं पसंद आए। उसके बीच में उन लोगों ने समझाया कि हमारा मेन जो पर्पज़ है ना, जो हमारा सीमेंट का जो बोरी है या फिर जो है वो दिखना चाहिए विजुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप करते हो ना, तभी आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। फ्रीलांस को करना ही चाहिए हर एक आर्टिस्ट को, क्योंकि फ्रीलांस में जॉब में क्या होता है कि जॉब में आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। आपको आपका टीम लीडर या फिर जो भी कोई प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, वो आपको काम देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको जो समझाता है वो बंदा, वो आपको तुरंत ही चेंजेस करवा देगा, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है। बट जब आप एक क्लाइंट से डायरेक्ट काम करते हो तो आप कुछ बना के देते हो, फिर क्लाइंट रिव्यू करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को उसका बेस नहीं है, ठीक है। उसको मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है, ना ही आपकी जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में नहीं पता है। उनको इतना पता है कि मुझे अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बना के दिखानी है जिससे वो अट्रैक्ट हो और हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक चीज़ आपको जो है सीखने को मिलती है। एक तो कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है, क्लाइंट के साथ कैसे करना है, साथ में रिक्वायरमेंट समझना जो है वो एक आपको थियरी बैठ जाता है। और क्लाइंट के जो है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के साथ अच्छा ट्यूनिंग नहीं करोगे तो बार बार रिविजन आता रहता है, वो बार बार चेंज करेगा, अरे यार अच्छा नहीं बनाया फिर से बना, तो ऐसे बनाते रहोगे आप पूरा दिन, ठीक है, तो काम ही ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ जब आप फ्रीलांस करते हो तो ये सारे एक्सपीरियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के साथ जो है एक बिजनेस माइंडसेट और बिजनेस कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। और अगर आप जो है फ्रीलांस अच्छे से नहीं कर पाए ना, तो आपको क्या होगा कि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है, फिर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है और उसका आप 4-5 गुना ज़्यादा टाइम लगा देते हो, तो उसमें आपको लगेगा कि चलो पैसा तो पूरा मिल गया, बट वो अगर आप जॉब करते हैं ना उतने टाइम, तो वो आपको ज़्यादा सैलरी पे होती है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ मैनेज भी करती है, क्योंकि आप ही ओनर हो और आप ही आर्टिस्ट हो, ठीक है। तो ये फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर इम्पोर्टेंट रहता है करना। अगर करते हो ना तो ये आपका इम्प्रूव होता है स्किल, और स्टूडियो में भी जो है ये सारी चीज़ें काम लगती है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अपने क्लाइंट के साथ काम कर लिया, कम्युनिकेशन वगैरह आपको अच्छे से आ गया, फिर जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जॉब के ऊपर। वहाँ पे आप जो भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब काम दे रहे हैं, सिखा रहे नहीं सॉरी, आपको जो लोग काम दे रहे हैं उसको आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने काम में, ठीक है। वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है उसमें चीज़ नई नई चीज़ें सीखिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका ग्रोथ होगा और कुछ कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर भी आपको यूज़फुल होगी। तो दोनों करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं खुद से तो जब भी मैंने ये इंडस्ट्री में 2009 से आया हूँ, तब से जो है मैं दोनों चीज़ें करता रहा। और हमारा क्या है कि हमें अपनी स्किल से जितना बेनिफिट ले सके उतना लेना चाहिए। वो फिर आप जॉब करो, फ्रीलांस करो, या फिर खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, ठीक है। अब अभी लाइफ में गोल क्या होता है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उससे पैसा एक तो कमाना, एक खुद का सेटिस्फेक्शन हो, और दूसरे लोगों को भी उसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये सारा फुलफिलमेंट तभी होता है जब आप अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो। और वो फिर जॉब हो फ्रीलांस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ्रीलांस करने से आपको एक ओनरशिप आती है, खुद का प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है, टाइम पे ऊपर कैसे पूरा करना है, कम से कम करेक्शन के साथ कैसे कंप्लीट करना है, फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो का सब सारी चीज़ें एज अ फ्रीलांसर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बजटिंग का भी सीखने को मिलता है, प्राइस क्या बोलना है, ठीक है, कम दाम में प्रोजेक्ट कभी क्या होता है कि कम दाम में जो है लेने स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रीलांसर करने पर सीखने को मिलती है, तो करना चाहिए। जितने भी आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे,
मैं सबको कहूँगा कि साथ में थोड़ा बहुत फ्रीलांस करते रहो। जी, ये जी डेडलाइन किशन वाला जी। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब स्टूडियो के अंदर काम करता है बंदा सीधा जाता है तो वो फिर चिढ़ जाता है, हम्म परेशान हो जाता है, यार ये क्या चल रहा है कि मेरा काम के घंटे तो फिक्स है फिर भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो अगर कुछ खुद का ही जी। पहले करके रखा हो तो उसको थोड़ा लगता है कि हाँ यार मेरे भी ऊपर भी बीती थी तब ऐसा ही हुआ था। तब रहता है तो वो ज़्यादा उसको वो बिल्कुल बिल्कुल। उसको आदत लग जाता है थोड़ा बहुत अगर कर लेता है इस टाइप का तो। हम्म। क्योंकि एज अ स्टूडेंट पहले दिमाग में क्या होता है कि भाई जॉब पे जाएंगे, अपना काम करेंगे मस्त और फिर आ जाएंगे घर पे। बट रियलिटी ये है कि एज अ स्टूडेंट आप अपने दिमाग से काम कर रहे हो, बट जब आप जॉब कर रहे हो ना, तो वहाँ पे दिमाग मतलब कि क्रिएटिविटी तो आप लगाओगे, बट वहाँ पे जो दिमाग होता है, मतलब जो क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस होता है, जो रिक्वायरमेंट है वो स्क्रिप्टेड होती है। एज अ स्टूडेंट जब हम काम करते हैं वो जस्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वो हम दिमाग से कुछ भी बनाते रहते हैं। बट जब स्क्रिप्टेड चीज़ होती है, उस चीज़ को समझना, वही चीज़ में ढालना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो एक थोड़ा हेडेक वाला स्टार्टिंग में लगता है टाइम, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा, फिर आपको वो स्मूथ हो जाएगा, फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं आती है। सही है। अब ये है कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला जाए, मतलब क्योंकि मुझे अभी तक जितने भी क्लाइंट मिले वो सारा ऑफलाइन मिलते हैं मुझे। ऑनलाइन हम्म। फाइवर पे मैंने ट्राई किया था पर वो ख़राब इंग्लिश के कारण मेरा काम हो नहीं पाया। और जी तो जी। इंडिया में अभी तक मुझे जितना भी अपना इधर का काम मिला है सारा ऑफलाइन ही मिला है। तो आपके हिसाब से ओके। फर्स्ट काम को कैसे लिया जाए, क्योंकि फर्स्ट काम मिलना ही सबसे बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एज अ अगर फुल टाइम फ्रीलांस करना है तो बात अलग है, बट पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो जॉब के साथ, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है कि आपको आपका जो वर्क है वो एकदम मतलब आपको ऑनलाइन अलग अलग जगह पे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अपना जब तक ब्रांड बिल्ड नहीं करोगे तब तक काम मिलना मुश्किल हो जाता है। जो आपको ऑफलाइन मिल रहे हैं वो ऑफलाइन काम मिल रहे हैं, आपको जो लोग जानते हैं वो ही आपको दे रहे हैं, ठीक है। कोई नया बंदा तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा जब आपको वो जानता हो। तो इसीलिए जो है मैं 2009 से ही जो है मैंने अपना फर्स्ट एक 3ds Max में पांडा का जो है एनिमेशन बनाया था। तो उसको अपने यूट्यूब चैनल, मैंने फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ऊपर डाल दिया। उसका रीज़न ही यही था कि मैं जो करता हूँ वो चीज़ों लोगों को ऑनलाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आप कर सको उतनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको लोग जानेंगे कि भाई आप किस टाइप का काम कर रहे हो, आपका क्वालिटी क्या है, आपका जो है काम करने का तरीका क्या है। इसलिए कुछ लोग देखो इंस्टाग्राम में भी काम कर रहे हैं तो उसके रील्स वगैरह बना के डालते हैं, तो लोग समझते हैं कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, एनिमेशन जैसा कुछ बना रहा है। तो रिकॉल होता रहता है लोगों के दिमाग में, और एक ब्रांड बिल होता है कि एक 3D आर्टिस्ट है, या फिर जो भी आप कर रहे हो, VFX कर रहे हो तो VFX आर्टिस्ट है। तो फर्स्ट क्लाइंट को भूल जाओ, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट कब मिलेगा इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है, या फिर टाइम फिक्स नहीं होता है। मिलने को तो एक दिन में मिल भी सकता है और एक साल भी लग सकता है, ठीक है। मेन फोकस हमारा रहना चाहिए कि आप अपना जो है काम स्किल डेवलप करो, साथ में जो उसको विजिबल करो। विजिबल मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन आपका विजिबिलिटी हो सके उतना बढ़ाओ। अपने काम के जो है सैंपल्स बना के डालो कि भाई मैंने ये क्रिएट किया है उस टाइप के, ठीक है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अच्छी क्रिएटिव चीज़ें आपको डालती रहनी चाहिए कंटिन्यूस सोशल मीडियाज़ के ऊपर। और अपना एक जो है आर्ट स्टेशन के ऊपर बना लो, या फिर अपना खुद का वेबसाइट बना लो। और फिर जो है लोग आपको सामने से ढूंढेंगे कि भाई ये चीज़ हमें बना के दो, ठीक है। तो बाकी फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है वहाँ पे बीट लगाते रहो। वो बीट लगाना जो है, जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं ना उसके लिए सही है, क्योंकि आप 50 10 15 20 बीट लगाओगे, उसमें से एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिलता है। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर भी टाइम लगता है। वो फुल टाइम लोगों के लिए, जो फुल टाइम फ्रीलांस करना चाहिए उन लोगों के लिए सही है। बट जो अपनी जॉब के साथ फ्रीलांस करना चाहिए उसको टोटली अपने ब्रांड बिल्ड करने में ऊपर फोकस करना चाहिए, कि वो अपनी क्रिएटिविटी को विजिबल करते जाए। फिर काम जो है आपको सामने से आएगा, और सामने से आप जब काम आता है तो आप बोलोगे कि मैं आपको ये वीकेंड में करके दूंगा। और मैं ये मतलब अगर डिस्क्लोज करना कर सकते हो तो बता सकते हो कि ये स्टूडियो में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जॉब टाइम ये है, उसके बाद मैं आपको ये क्रिएट करके दूंगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कम्युनिकेशन करना है। और फर्स्ट क्लाइंट जैसे ही आप विजिबल हो गए ऑनलाइन के ऊपर और आपका काम जो है धीरे धीरे लोगों को दिखने लगेगा, तो ज़रूर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सामने से अच्छे बंदे ढूंढते हैं, ठीक है। तो सामने से लोग आपके पास आएंगे, आपको वो टेंशन नहीं लेने के फर्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। आपका काम इम्प्रूव होगा और अच्छा काम होगा तो ज़रूर आपको सामने से लोग ढूंढेंगे। जी। जी। अब है थोड़ा टेंशन वाली बात, और ये है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है धीरे धीरे। जैसे जी। आफ्टर इफेक्ट का भी मोशन ग्राफिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है। जो मोशन ग्राफिक्स के अंदर, हम्म। आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं, तो उनके फिलहाल तो मजे है, हम्म। पर अचानक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ गया जो उसने उसको रिप्लेस कर दिया हम्म। तुरंत, मतलब इजी कर दिया उस पूरे मामले को, तो उन सब के आर्टिस्ट की नौकरी तो जाएगी। और इस तरीके से हर फील्ड के अंदर ऐसा हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो उस हाँ बिल्कुल। हाँ। देखो, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है ना, सिर्फ हमारा एनिमेशन वीएफएक्स नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो उसमें टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होते रहने वाली है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अपग्रेड होना जरूरी है, क्योंकि जिससे हमारा टाइम बचे और हमें सहूलियत हो। वो दो चीज़ इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है डे टू डे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम चला जाएगा। हमें हमारा जो डे वन जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जो भी बंदे हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, वीएफएक्स कर रहे हैं। आपको जो डे टू डे इम्प्रूव करना है, डे टू डे जो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है उसको सीखना है। मैं अपनी बात करूँ तो 2003 डेज में एक सीख लिया, बेसिक माया सीख लिया, तो क्या मेरा काम ख़त्म हो गया? नहीं। मुझे 2000 मतलब 2000 कुछ 13-14 के बाद मुझे ब्लेंडर सीखना पड़ा इसलिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर मेरा काम क्या है? जॉब के ऊपर मुझे रखेगा ही नहीं। अगर मैं मना कर देता हूँ मैं ब्लेंडर नहीं सीखूंगा पे, मैं तो मैक्स मुझे आता है, आप वहाँ पे मुझे उससे काम करवा लो, अगर मैं ऐसा एटीट्यूड रखूँगा तो वो हटा देंगे। तो तू जा, मैं ब्लेंडर वाला ढूंढ लेता हूँ। तो यही चीज़ होती है कि इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट है अपने आप को डे टू डे, ठीक है। अगर हम पहले के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं अभी के स्मार्टफोन है उसमें काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। तो अगर जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला है ऐसा ही सोचता रहेगा, नहीं मैं तो वो पूरा नहीं मोबाइल रिपेयर करूँगा, तो क्या उसका धंधा नहीं चलने चल वाला है? अभी तो स्मार्टफोन आ रहा है वो बिगड़ रहे, तो अगर वो आप ठीक कर सकते हो तो आपका काम है, आपको काम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं आता है तो आप घर पे जाओ। तो टेक्नोलॉजी तो यार इम्प्रूव होगी। एज ए आर्टिस्ट हमारा काम होता है अ, जो भी विजुअल क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है, उसको जो भी अवेलेबल टूल्स है उसकी मदद से हमें डे टू डे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अभी अगर आप वो टूल्स नए नए आ रहे हो उसको अगर नहीं सीख रहे हो, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको नहीं सीख रहे हो, तो फिर वो आपका फॉल्ट है। वो ना ही टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है ना ही इस इंडस्ट्री का फॉल्ट है, वो पूरा का पूरा आपका फॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि आपने जैसे बताया कि मोशन ग्राफिक का आपने एग्जांपल दी, तो मोशन ग्राफिक का ऑलरेडी आ चुका है। काफ़ी सारी ऐसी रेडीमेड वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ आपको लोगो इमेजेस प्लेस करनी है, आपका मोशन ग्राफिक रेडी कर लीजिए डाउनलोड। सब्सक्रिप्शन रहता है उन लोगों का, और काफ़ी सस्ता रहता है। अगर आप एक मोशन ग्राफिक बनाने जाओगे कोई आर्टिस्ट के पास, उसमें पूरे साल भर का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बट मेन चीज़ ये नहीं है, अच्छी ब्रांड और जो क्वालिटी चाहते हैं, ठीक है, वो लोग एक आर्टिस्ट के पास ही कस्टमाइज पूरा बनवाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को वो लेवल तक कैसे लेके जाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और टेक्नोलॉजी साथ में जो अपडेट होगी तो उसमें क्या डरना है, वो तो हमें खुद भी सीखना है। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, मार्केट में नए नए सॉफ्टवेयर आते रहेंगे, अगर उसको नहीं सीखोगे तो वो क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न है क्योंकि उससे काम इजी हो रहा है, काम बेटर हो रहा है, जल्द से जल्द हो रहा है, तो उसको यूज़ कीजिए। और जैसे वो मोशन ग्राफिक है, अगर उसको कोई ऐसा क्लाइंट मिल रहा है कम दाम में उसको करवाना है, तो वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको बना के लोगो इमेजेस डाल के दे दे, ठीक है। तो उसको कम पैसे में वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लिया उसने और मोशन ग्राफिक बना के भी दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब चला जाएगा, वो आपको खुद को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको वो लेवल का भी काम करना होगा जिसमें आप कस्टमाइज मोशन ग्राफिक, आप कोई एक बड़ी जो ब्रांडेड कंपनी है वो लोग जानते हैं ये सारी चीज़ के भाई ये कस्टमाइज ही बनवाना अच्छा रहता है, क्योंकि उनको अपना ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना होता है। वो इस तरह के सब्सक्रिप्शन वाले काम नहीं करवाते हैं कहीं पर भी। और जो ये सब्सक्रिप्शन वाला काम करते हैं ना, ठीक है, वो कंपनी ज़्यादा आगे बढ़ती भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो कॉमन हो चुका होता है पूरा जो डेटा होता है, और वो ज़्यादा लोग देखते हैं तो उतना पसंद भी नहीं आता है। जी।
तो अपने आप को जो है इम्प्रूव करते रहो और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनरियल इंजन के अंदर एक फीचर आया अभी मेटा ह्यूमन करके, तो उसके अंदर जितने भी तरह के हम्म। लोग हैं इस दुनिया के अंदर, तो सबका उन्होंने बना दिया और उसको हम्म। कस्टमाइज करके हम हमारे हिसाब से किसी को भी तैयार कर सकते हैं, किसी का भी फेस। तो जो लोग स्कल्पटिंग करते हैं, जो अच्छा। किसी का फेस बनाते हैं, और क्राउड के लिए जिसको स्पेशल किसी का फेस बनाना, उसके लिए तो स्कल्पटिंग करना ही पड़ेगा और पूरा करना ही जी पड़ेगा। जी और जी। अगर क्राउड के लिए करना है तो ये काम आसान हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल। काम तो जाना है वाला है। पर आपने ये सही बोला कि जो अपडेट करेगा खुद को, टाइम के साथ खुद को अपडेट करेगा, वो हम्म। उसका काम कभी से नहीं जाने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखो मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसा दिमाग में था कि भाई हमारे एनिमेटर्स का जॉब चला जाएगा। बट मोशन कैप्चर जो टेक्निक है उसका पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट को जो है रियलिस्टिक बनाया जाए, और जो भी एक्टर है, ठीक है, उसका बॉडी पोस्चर है और जो भी उसका स्टाइल है बोलने का वगैरह का, ठीक है, तो कोई एक एनिमेटर इतने सारे कैरेक्टर्स का दिमाग में ला के उसका जो है पोस्चर वगैरह क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है। बट मोशन कैप्चर आने के बाद जो है वो चीज़ आसान हो गई, ठीक है। तो अगर शाहरुख खान खड़ा रहेगा तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा अलग होगा, खड़े रहने का स्टाइल, और अगर सलमान खान रहेगा तो उसका अलग रहेगा, ठीक है। तो दोनों का एनिमेटर अगर समझ के एनिमेशन करने बैठेगा तो उसको टाइम लगेगा। बट वही चीज़ अगर वो मोशन ग्राफिक्स से कर ले तो काम इजी हो जाता है। अभी यहाँ पे काम कब आता है, एनिमेशन एनिमेटर का काम, ठीक है। तो इसका तो ऐसा हो गया भाई उसका तो जॉब चला गया, मोशन कैप्चर हो गया। बट मोशन कैप्चर जस्ट वो डेटा बना के देता है, उसको जो है रिफाइन करना होता है, ज़्यादा जो अननेसेसरी की फ्रेम होती है उसको रिमूव करना होता है, और बाद में जो एनिमेटर वो चीज़ रिफाइन करके एकदम फाइन ट्यून करके उसको अपना जो है काम प्रोजेक्ट ख़त्म करता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एनिमेटर का जॉब चला गया। एनिमेटर का जॉब जो एकदम पूरा बनना था उसमें 50 to 60% टेक्नोलॉजी ने काम कर दिया। बाकी का जो है अभी एनिमेटर को संभाल लेना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आने से जो है आपका काम इजी होता है, तो उसको आप जितना जल्दी एडोप्ट जितना जल्दी सीखोगे, ठीक है, उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। जी किशन जी। जी। अभी ये एक सवाल ये भी है कि लोग ट्राई तो बहुत लोग कर रहे हैं जॉब के लिए, पर असल में कंपनी को हम्म। डिमांड किस तरह के लोगों की है? जी बिल्कुल। जी। इसमें भी जो है स्टूडियो वाइज अलग अलग रहेगा रिक्वायरमेंट। क्योंकि क्या होता है कि अभी के टाइम तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मल्टीपर्पज़ रहेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो छोटा बहुत अगर वो टेक्सचरिंग कर रहा है और मॉडलिंग में कुछ ग्लिच आ गया है, कुछ छोटा सा गलती रह गया है, अगर उसको वो सोल्व कर लेगा खुद तो अच्छा रहेगा। तो अभी के टाइम तो थोड़ा मल्टीपर्पज़ वाले ही लोगों को जो है ज़्यादा जॉब मिल जाता है इजीली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो ये हमारी पूरी इंडस्ट्री ना फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री, इसके लिए इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आज 3D एनिमेटर का जॉब में ज़्यादा लगने वाला है या फिर आज VFX आर्टिस्ट का जॉब ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि इंडस्ट्री में जो है रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन होती रहती है, हर एक तरह के आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि 3D जर्नलिस्ट जो पूरा 3D का प्रोसेस जानता है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, और पर्टिकुलर एक 3D मॉडलर की भी रिक्वायरमेंट है। बट वो जो है स्टूडियो वाइज वेरी करती रहती है और टाइम के वाइज भी वेरिएशन आता रहता है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम भी जो है थोड़ा वेरिएशन आ गया, लोग रिक्रूट कर रहे हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो दूसरी चीज़ें भी जानता हो, जिससे कुछ अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो वो खुद संभाल ले, ठीक है। तो अभी के टाइम में मल्टीपर्पज़ अगर आपको पता है तो अच्छा रहेगा। और चीज़ें क्या होती है कि एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि भाई मुझे तो एक 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट ही बनना है, तो मैं अभी जो है 2D नहीं सीखूंगा या फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइन नहीं सीखूंगा, मुझे क्या है इसका, मुझे इसको इसमें आगे ही नहीं बढ़ना है। तो ये एक नज़रिया भी बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप बेसिक्स ग्राफिक के आपको मालूम नहीं है, ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है अगर आपको वो पता नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है 3D में भी यूज़ हो रही होती है अलाइनमेंट से, या फिर शेप्स जो हम अलग अलग टाइप के क्रिएट करते हैं तो उसका जो प्रोसेस है तो वो बेसिक जो होता है, ठीक है, वो भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो चीज़ें सारी सीखनी इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी एक्सपर्टाइज बनाइए किसी एक टॉपिक के ऊपर एज अ 3D आर्टिस्ट या फिर VFX आर्टिस्ट या कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। पूरा कोर्स लोग इसीलिए करते हैं कि पहले पूरा जो है इंडस्ट्री को जान ले और फिर जो है अपने एक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े। जी। जी। आपने भी 3D जर्नलिस्ट के ऊपर आपने बताया था अभी, तो उसके बारे में आप बताइए, जी 3D जी। जर्नलिस्ट के बारे में।
देखो, इंडस्ट्री में अलग अलग जो बड़े स्टूडियोज है, छोटी कंपनीज है, छोटे स्टूडियोज है, रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि अगर कोई एक बंदा है जो पूरा चीज़ जानता है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो उसका भी रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? जैसे कि मेरा रिक्वायरमेंट हो गया था कि मुझे 3D भी आता था, कंपोजिटिंग भी आता था। तो मेरी जो कंपनी है उनके ओनर को लगा कि ये पूरा प्रोसेस जानता है, ठीक है। मतलब अभी 3D जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि वो पूरा एक प्रोडक्शन पाइपलाइन खुद जानता है, और उस टाइप से वो जो है चीज़ें को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इजीली, और अपना जो है स्मूथली वर्कफ्लो डेवलप कर सकता है। तो इंडस्ट्री में जो है जब भी आप आगे बढ़ोगे एज अ टीम लीडर, जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तब जाके जो है आप अपने वर्क को भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे और आउटपुट भी अच्छा लेके आ सकोगे। तो यही काम होता है एक 3D जर्नलिस्ट का या VFX जर्नलिस्ट का, ठीक है। तो एज अ 3D आर्टिस्ट अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाइए और सारी चीज़ों का नॉलेज। एक क्या होता है कि हर एक बंदे को ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे लाइटिंग भी अच्छा आना चाहिए, वो भी अच्छा आना। हर एक की एक्सपर्टाइज होती है, अपने दिमाग से हर एक चीज़ सीखते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी 3D जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे मॉडलिंग के कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, या फिर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मैं बता सकता हूँ कि भाई तू इतना पार्ट बना ले, इतना पार्ट जो है आपको रेडीमेड मिल रहा है तो वहाँ से यूज़ कर ले, बाकी का तो मॉडिफाई कर ले इस टाइप से। तो मुझे पूरा प्रोसेस पता है। तो एज अ 3D जर्नलिस्ट में ये चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो यही एक काम होता है एक अच्छे 3D जर्नलिस्ट का, कि पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से स्मूथली वो चलाए और अपना आउटपुट जो है अच्छे से अच्छा ले पाए, ला पाए। और अग अपना लास्ट दो सवाल बचे हैं, और ये सवाल है जी कि जी। खुद को इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे कोई काम आता है अपने को, उसके अंदर भी हमको हम्म। और अच्छे से अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए? डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, और जो भी इंडस्ट्री लेवल का काम है, ठीक है। अगर आप VFX में काम कर रहे हो तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी VFX मूवी देखिए और उसको कंपेयर कीजिए अपने काम के साथ, ठीक है। अगर आपने कोई शॉट को कंपोजिट किया है, या फिर आपने अगर आप लाइटिंग कर रहे हो, तो जो भी इंडस्ट्री लेवल का टॉप लेवल का जो काम है उसके साथ थोड़ा कंपेयर कीजिए कि आप वो लेवल तक कैसे जा सकोगे। क्योंकि लेवल तभी इम्प्रूव होगा जब आपको लेवल्स पता होगे, ठीक है। क्योंकि हमें तो हर एक को अपना काम अच्छा ही लगता है, तो हम पिछला जो काम किया है उससे बेटर तो कर ही लेते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से लेवल तक काम लेके जाना है, ठीक है। और कैसे लेके जाना है, और कैसे लेके जाना है तभी पता चलेगा कि किस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के और खुद से पूछिए कि ये चीज़ अगर ऐसा दिख रहा है तो आप किस टाइप से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी नेट के ऊपर बहुत सारे आपको ट्यूटर्स वगैरह मिलेंगे जिसकी मदद से आप उसको डे टू डे इम्प्रूव करते जाओगे। मेन चीज़ होती है क्वालिटी, और जो टाइम हमारा होता है और उसको आप इजी से इजी कैसे बना पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपकी जो है एक्सपर्टाइज और काम आगे अच्छा बनता है। तो जो भी आप बना रहे हो उसमें कम से कम टाइम लगे, अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल पाए, और वो जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इजी प्रोसेस हो, तो उस टाइप से अपना काम जो है वो लेवल का बनाना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट जो है हो सके उतने यूज़ करिए, ठीक है। शॉर्टकट से क्या होता है, टाइम बचता है हमारा, और काम का जो है करने का एक स्मूथनेस आ जाता है, तो प्रोफेशनल भी लगता है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और वो शॉर्टकट के साथ आप जो है अच्छे से काम कर रहे हो, चीज़ें को मैनेज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करती है, आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। क्योंकि कोई अगर बिगिनर काम कर रहा है और बाजू में कोई एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो काम के करने का तरीका ही लोगों को जो है इम्प्रेस कर देता है कि भाई इसने तो बिगिनर है, इसने बनाने में इतना टाइम लगा दिया, और इतने तो ये प्रोफेशनल है, इसने अपना एक्सपीरियंस दिया इतने टाइम, इतना साल लगाया है, तो इतना काम ये काफ़ी स्पीड में, मतलब एक से अभी बीच में भी ऐसा हुआ था कि भाई हमारे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे काम करे। अभी क्या होता है कि 3 साल से कोई बंदा काम कर रहा है और नया फ्रेशर आता है, ठीक है। काम तो दोनों को एक ही तरह का करना होता है, ठीक है। तो दिक्कत ये आती है कि उसको लगेगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वही मेरे बाजू वाला बंदा काम कर रहा है, उसको जो है सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, मुझको कम मिल रहा है, काम तो हम दोनों सेम कर रहे हैं।
फिर मैंने उसको समझाया कि भाई वो 3 साल से काम कर रहा है और उसका काम करने का तरीका देख, उसको मैं जो भी काम देता हूँ वो कम से कम जो है टाइम में और परफेक्टली करके देता है। अगर वो चीज़ अगर तू कर पाता आने के बाद ही, तो हम जो है आपको वही सैलरी पे कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ वही होती है कि काम तो वही रहता है, बट आपको उस चीज़ को किस एक्सपर्टाइज से जो है कंप्लीट कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेवल अप अपना डे टू डे आपको कंपैरिजन करके और खुद का जो है वर्क फ्लो शार्प करके करना होता है। जी। जी। अब लास्ट सवाल हमारा ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के जी। ऊपर आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी काम किया हो और उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया हो? जी बिल्कुल होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है ये चीज़, ठीक है। मेन चीज़ होती है इसमें कम्युनिकेशन। ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहता ही हर जगह पे। जब भी आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसा भी ना हो कि लोगों को पता ही ना चले आपने काम कर लिया, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव कर रहा था, 2D से हम लोग 3D में जंप करे थे, जी। और 3ds मैक्स से ब्लेंडर में जंप करे थे, ठीक है। तो ये सारा मैंने जो है ना अपने जो ओनर्स थे उन लोगों को बताया कि हमने 2012 में जब स्टार्ट किया था 2D में हम काम करते फ्लैश में, तो ये वाला क्वालिटी था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 3ds मैक्स में शिफ्ट हुए तो ये वाला क्वालिटी तक पहुँचे, और अभी ब्लेंडर में। तो टाइम टाइम के ऊपर जो है अपना काम प्रेजेंटेशन देना सही से, क्योंकि ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो हम काम कर रहे हैं अगर हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले को जो है आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये बंदा पूरा दिन कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा तो जॉब था एज अ टीम लीडर, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं पूरा दिन काम ही कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिन दिमाग ये लगता है कि अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे अच्छे से इंप्रूव करूँ, क्योंकि मुझे काम करवाना है दूसरों से। तो अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ तो नई नई टेक्निक्स या फिर कुछ भी नया नया मुझे विजुअल देखना पड़ेगा कि अच्छी चीज़ क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। और करने के बाद जो रिजल्ट आया है, अगर मैं रिजल्ट लोगों को बताऊंगा नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये इम्प्रूव किया या फिर मेरे आने के बाद ये इम्प्रूव हुआ है। अगर आप वो चीज़ कर देते हो, ठीक है, फर्स्ट चीज़ की आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसको लोगों को कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ ये आ गई, ठीक है। क्योंकि इसके बेस के ऊपर ही आपका जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। इसी बेस के ऊपर आपको जो है आगे पोस्ट में अगर डिपार्टमेंट है और आगे आपको भेजा जाए, ठीक है, तो वो चीज़ संभाल पाओगे या नहीं, वो आप कम्युनिकेट करोगे तभी पता चलेगा अपने सीनियर्स को, या फिर अपने जब भी आपको मौका मिले अपने सीनियर्स या फिर अपने टीम लीडर्स या जो भी आपका जो पूरा स्टाफ है उसमें, ठीक है, तो एक्सप्लेन करते रहिए आपने क्या किया और कैसे किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा रखते हैं कि भाई इससे तो मुझे बेटर ही करना है। ऐसा नहीं होता है, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई मेरे बाजू वाला अगर इतना स्पीड में काम कर रहा है तो मुझे भी स्पीड में ही करने करके देना है, ठीक है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। या फिर वो ऐसा सोच रहा हो कि भाई ये तो इतना जल्दी ख़त्म कर दे रहा है मुझे। तो इस चीज़ में क्या होता है कि वो स्पीड में करके दे रहा है तो उसका प्रोडक्शन क्वालिटी ख़राब है, और आप वो सेम चीज़ करने जाओगे तो आपका प्रोडक्शन क्वालिटी भी ख़राब होगा, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जनरेट इन सारे चीज़ों से ही होता है। मेन चीज़ इन सबसे जो है बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आप अपने माइंड में यही रखो कि आपको जिस काम के लिए रखा गया है कंपनी में, ठीक है, उसको आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा क्वालिटी कैसे दे सकते हो। इसके ऊपर ही आपका जो है परफॉर्मेंस, यही आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और यही परफॉर्मेंस के ऊपर आपको सैलरी मिलेगा या फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी बात आ गई, अगर आपको ये सारी अपने ऑनेस्टी काम करने के बाद भी अगर आपको जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है और वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि ऐसी जगह से निकल जाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडियोज़ में कुछ टीम ऐसी बन गई होती है जो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ठीक है। इसमें गलती टॉप मैनेजमेंट की होती है कि उन लोगों ने जो टीम लीडर बनाए है या फिर कोई जो भी उसका प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अगर वो दूसरे नए बंदे को नहीं आने दे रहे या फिर नए बंदे जो भी आ रहे हैं वो जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो एक तो स्टूडियो के वाइज हो गया कि अगर आपको लग रहा है 1 साल वहाँ पे काम करने के बाद अगर आपको अच्छा इंक्रीमेंट या फिर काम का जो है मिलना चाहिए, जो भी बेनिफिट वो नहीं मिल पा रहा है, तो स्विच कर लेना चाहिए। या फिर वही पॉलिटिक्स में अगर आपको बढ़ना है आगे
तो आपको जो है थोड़ा कॉम्पीट करना पड़ेगा, और इसके सुपरियर जो है, ठीक है, जो भी बॉस है उनके साथ कम्युनिकेट करने पड़ेगा कि भाई देखो मैं 1 साल में पूरा ये इम्प्रूवमेंट लाया हूँ, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, और सबसे कम्युनिकेशन रखना चाहिए। और गलती कर लोग कर देते हैं कि अपने पीसी पे लगे रहते हैं पूरा दिन, ठीक है, 8 घंटे जो भी उनका जॉब टाइमिंग रहता है, बट कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब भी आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो अपने बॉस से, अपने टीम लीडर्स के साथ, तो वो जानता है कि पूरा दिन इसने क्या स्ट्रगल करी अपने काम में, ठीक है। जो भी अच्छा किया है वो भी बताओ, और कोई स्ट्रगल आई हुई है, कोई कुछ चीज़ें क्रिएट करने में आपको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ और ना हुआ आपसे अच्छे से, तो वो भी बताना ज़रूरी है। और इस चीज़ से जब आप अच्छे से बाहर निकले और उन लोगों को पता चला कि भाई पहले तो ये ऐसे काम करता था बट अभी ये अच्छे से इस तरह से काम करने लगा है, तो पिछले 2-3 महीने में तो इसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, मतलब जो गलती थी वो गलती सुधारने का उसने प्रयत्न किया। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझते हैं लोग, और इसको इसके बेस के ऊपर आपका जो है ये चीज़ें रहता है। पॉलिटिक्स तो प्लस माइनस होता रहता है, हम अपने काम के ऊपर अगर फोकस करते हैं ना, तो हमें कोई परेशान नहीं करता है। वो लोग भी चाहते हैं कि भाई अपने पूरी टीम में से जो है कुछ बंदे अच्छे अच्छे काम करें, तो हमारा काम भी जो है क्योंकि ये पूरा टीम वर्क होता है, तो उनका काम भी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप अपना अपना अच्छा आउटपुट दे रहे हो, बट आपका जो है कोई मतलब हक को जो है कोई अपना काम बता रहा है, आपके हक का है और आपने डेवलप किया है उसको, तो वहाँ पे तो आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने सीनियर्स के साथ, और वहाँ पे क्लियरली बताइए कि ये चीज़ हमने बनाई थी, मैंने बनाई थी, मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि इसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बट आई थिंक मिस हो गया इस बार। ऐसे आप क्लियरली बता दो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो स्विच कर लो, जी। क्योंकि हर एक जगह हर लोगों के लिए नहीं बनी होती है। टीम वर्क है ना पूरा, तो मैंने जैसे बताया मैं बॉम्बे छोड़ के आ गया, तो उसका मुंबई छोड़ के आ गया, उसका मेन रीज़न ये था कि टीम वर्क में जो मज़ा आना चाहिए था ना वो नहीं आ रहा था। मतलब वहाँ पे का जो एनवायरनमेंट था ना एकदम अलग ही था। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पूरा दिन आके काम करके चले जा रहे। मैंने बात करने की कोशिश की कुछ लोगों से, तो बस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों को बात करने में। तो 2 जगह पे काम किया, वो सेम एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मुझे लगा कि यार अपना ये इससे तो गुजरात बेस्ट है। वहाँ पे मैंने काम किया, तो ऐसा तो नहीं था कि भाई एकदम मोनोपोली रखते, मतलब आपको कुछ बताएंगे भी नहीं और आप पूछोगे उसका आंसर भी नहीं देंगे। तो मैंने सोचा यार ये अपने लिए नहीं है, मुझे तो ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। लोग मतलब दिल से अगर बात करते हैं तो मुझे काम करने में मज़ा आता है। मेरा ऐसा नहीं, मैं तो जितना भी जानता हूँ सब यूट्यूब पे भी बता देता हूँ, और अपने पेड कोर्स के जो स्टूडेंट है उसको भी जितना एक्सपीरियंस जितना आता है सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना आप बताओगे, जितना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, आपका स्किल डेवलप होता है, तो ये चीज़ रहती है। काफ़ी बढ़िया रहा। और एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आपका अगर कोई इंटरेस्टिंग आपके साथ कुछ रहा एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर जो आप शेयर करना चाहो। जी 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 बिल्कुल। मेरे पूरी 10 साल में एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, उसमें मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं अपने स्किल का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। ये चीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, और ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, गुजरात में राजकोट में, तो यहाँ पे उतना ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, यहाँ पे उतना काम मिलता नहीं है। तो एक डर रहता था कि भाई जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब जो पापा का सपना था कि गवर्नमेंट में जॉब करूँ और मंथली फिक्स इनकम आती रहे, और एक लाइफ जो है पूरी सेट हो जाए, अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा। पापा ने बोला था वो सही हो जाएगा कि भाई तेरे लिए गवर्नमेंट जॉब भी सही रहेगी, तो मंथली तेरा इनकम नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ एक पूरे 10 सालों में दिमाग में रहा, बट इसको मैंने टेक ओवर किया इस तरह से कि मैंने जॉब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आ रही थी, मैं उसको अच्छे से जो है ग्रैब कर लेता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही सीखा। मुझे पार्ट टाइम जॉब ग्राफिक का करने का मिला, मैंने कर लिया। मुझे टीचिंग करने का टाइम अपॉर्चुनिटी मिला, वो मैंने कर लिया। बीच में 6 महीने मुंबई जाने का मुझे अपॉर्चुनिटी ना, वो भी कर लिया। मतलब जितने भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले ना, मैंने कभी मना नहीं किया है। और मना ना करने से बेनिफिट ये हुआ कि मैं 2009 से लेकर अब तक जो है कोई भी मंथ ऐसा नहीं गया है कि जिसमें मैंने अच्छी खासी अर्निंग ना करी हो। और
इसके बाद तो मैं जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता गया, भाई अपना यूट्यूब सेटअप करो, वहाँ पे लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करो, उससे लोग वीडियोस देखेंगे तो कुछ एक अपना पैसिव इनकम सेटअप हो सकता है। इसके अलावा कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए, तो मैंने एक सोचा कि भाई हम अगर ये पूरा अपना जर्नी ख़त्म करेंगे जब एनिमेशन वीएफएक्स का, क्योंकि इसका भी एक पीरियड रहता है, कंप्यूटर पर 8 घंटे 9 घंटे काम करते, तो एक ना एक दिन हमें भी रिटायर होना पड़ेगा, तो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी का प्लान करके मैं पैसिव इनकम कैसे जनरेट हो अपने पूरे करियर में, और वो फिर आगे इसको मैं एज अ बिजनेस आगे जाके कैसे लेके जाऊँ, तो वो सारे प्लान मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके ऊपर आप देख रहे हो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, और आगे जाके मैं अपना एक स्टूडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर जो है मेरा पर्पज़ यही है कि ये इंडस्ट्री में हम आए हैं, जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारा स्किल है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, क्योंकि हमें हमारा फैमिली को भी जो है एक अच्छा मतलब आर्थिक रूप से हमें उनको भी जो है अच्छा देना पड़ेगा, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, वो हमेशा हमें दिमाग में रखना पड़ता है। एज अ आर्टिस्ट ऐसे काम करते रहने से मतलब अच्छा बनिया, लोगों ने तालियां ले ली, बट अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितना अर्निंग कर सकते हो अपनी स्किल की मदद से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हमारे दिमाग में रख के कैसे वो करोगे, आपको सोच के वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो यही बस था मेरी ओर से आप लोगों को सजेशन, और बेस्ट ऑफ लक। आप जितने भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आप एनिमेशन वीएफएक्स में इंटरेस्टेड हो और आप अपने करियर में अच्छे से अच्छा काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। और किशन जी, आपको भी काफ़ी धन्यवाद है ये इंटरव्यू वीडियो करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक जो है आपके व्यूअर्स को भी जो है अच्छा लगा होगा। जी, आपने इतना टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है आर्टिस्ट का। जी जी, जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वेलकम। मैं चाहूँगा आपके साथ और इंटरव्यू करूँ मैं आगे फ्यूचर में। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी करना चाहो बता दीजिएगा जी। जी, धन्यवाद। जी। थैंक यू।